Good morning, students. Welcome in the next numerical session of uh, class 12th, chapter 1. तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाए थे और ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दिस वन. So this is also a very important category of the question in according to the NCERT, that an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged. A proton falls through the same distance. Compute the magnitude, compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. So basically इसमें दो केस हैं. सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है और प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है. दोनों के ही केसेस में पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है. पोलैरिटी रिवर्स करने की वजह यह है ताकि हम एक शो कर सकें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जा रहा है और प्रोटॉन नेगेटिव फील्ड की तरफ जा रहा है. इसलिए पोलैरिटी रिवर्स करी गई ताकि इनका फ्री फॉल दिखाया जा सके. तो पता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से पर्टिकुलर हाइट से गिरता है, रेस्ट से गिर रहा है, तो बहुत एक बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहां से u की वैल्यू तो जीरो है, तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी रूट 2h टाइम्स 2 टाइम्स h अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इक्वेशन. अब हमारे पास टाइम आ गया है, टाइम ही हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है. अगर हमें एक्सेलरेशन कहीं से मिल जाए तो हम आराम से इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन, ये जो फर्स्ट केस है हमारा इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट केस, सेकंड केस हमारा ये प्रोटॉन का, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करी. भाई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, यानी इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा E टाइम्स E इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इसका चूंकि अपना कुछ ना कुछ मास भी है, इसका अपना कुछ ना कुछ मास भी होगा, इसीलिए इस पर एक मैकेनिकल फोर्स भी लगेगा m टाइम्स a, फोर्स इक्वल्स टू ma. तो यहां से हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं E टाइम्स कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये वैल्यू हमने सीधे यूज कर दी इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 में जब हमने ये वैल्यू यूज कर दी, तो फॉर्मूला आ गया टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन फॉल इज इक्वल्स टू रूट 2h टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सारी वैल्यूज हमें पता है, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, h 1.5 सेंटीमीटर है. अब देखिए ये दी हुई है, सो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स 10 टू पावर 4. ये दिया ही हुआ था, इक्वेशन ये क्वेश्चन में दी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. तो यहां से हमें टाइम पता चल गया 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड, दैट इज 2.9 नैनो सेकेंड, ऑलमोस्ट 3 नैनो सेकेंड. चलिए अब बात करते हैं सेकेंड केस की, प्रोटॉन की. तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही ना भाई, टाइम का फॉर्मूला तो हमारे पास है. बस इसी फॉर्मूले में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन चेंज कर देंगे, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी. यही हमने किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन हमने यूज कर लिया, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg. और यूज करते ही कैलकुलेशन किया, हमारा रिजल्ट आ गया 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड्स. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि देयर इज अ 2 पॉइंट्स चार्जेस q1 and q2 of magnitude plus 10 power minus 8 coulomb and minus 10 power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C. ठीक है, यानी दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है 10 पावर माइनस 8 कूलम. तो बेसिकली ये तो हमारा डाइपोल हो गया. हम लोग डाइपोल में पढ़ा था, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ
two charges separated by some finite distance having same magnitude of charge but different in polarity. तो ये चीज इसी सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो Q1 Q2 का सिस्टम दिया हुआ है ये आपको एक डाइपोल दिया हुआ है और इसमें किन्हीं 3 पॉइंट्स A B C पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए देखते हैं फिगर पहले। तो दिस इज अ डायग्राम। तो ये है हमारा डाइपोल। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। और पॉइंट ए यानी इस डाइपोल के मिड पॉइंट पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट सी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इनकी डिस्टेंसेस हमें डायग्राम में दी हुई है कि पॉइंट बी की डिस्टेंस चार्ज Q1 से 0.05 मीटर है और Q1 से Q2 की डिस्टेंस 0.1 मीटर है और ए मिड पॉइंट है, इसीलिए 0.05 फ्रॉम Q1 एंड 0.05 फ्रॉम Q2। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर निकालते हैं। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो होता है 1/4πε0 Q/r², वेयर Q इज द चार्ज। तो Q1 की जो वैल्यू है 10⁻⁸ वही वैल्यू Q2 की भी है, ठीक है। लेकिन Q1 पॉजिटिव है, Q1 चार्ज हमारा पॉजिटिव है और Q2 चार्ज नेगेटिव है। और डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है पॉइंट ए की। पॉइंट ए Q1 से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे Q2 से भी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, दूर की तरफ, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है तो नेगेटिव के लिए भी इनवर्ड होगी, इसी तरफ होगी। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गई। यानी पॉइंट ए पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 निकाल लें तो दोनों को जोड़ने से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पता चल जाएगी और यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो क्या किया, पॉजिटिव के लिए वैल्यू निकाली, नेगेटिव के लिए वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों की वैल्यू चूंकि सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसीलिए हमने डायरेक्ट 2 टाइम्स कर दिया और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10⁻⁸ टाइम्स 2 बाई 0.05 मीटर होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन आ गया 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले हिस्सों की, यानी पॉइंट बी की। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, यानी इस तरफ होगी, ठीक। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, इनवर्ड होगी, यानी इस तरफ होगी। तो अब देखिए पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस से मिलेगी। यहां पर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हमने क्या किया, पहले हमने E प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस बी के से कितनी दूरी पे है, 0.05 मीटर, इसलिए 9 × 10⁹ 10⁻⁸ अपॉन 0.05 मीटर स्क्वायर और आंसर आ गया 3.6 × 10⁴। ऐसे ही नेगेटिव फील्ड निकाली हमने E माइनस। अब E माइनस की टोटल दूरी Q2 से लगाइए, Q2 से B की डिस्टेंस। तो Q2 से B की डिस्टेंस तो ये है ना, यहां से यहां तक, ये पूरी। इसका मतलब 0.15 मीटर स्क्वायर। वही हमने किया 0.15 मीटर स्क्वायर और आंसर आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। नाउ टेकिंग द डिफरेंस, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, यानी हमने इनका डिफरेंस ले लिया। ऑन डिफरेंसिंग 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह हम पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट सी के लिए। जस्ट अ मिनट। ओके, फॉर पॉइंट सी। सो फॉर पॉइंट सी, पॉजिटिव फील्ड आउटवर्ड दिखी रही है आपको और नेगेटिव फील्ड इनवर्ड, ये भी दिखी रही है आपको। दिख रही है ना, ये नेगेटिव की तरफ आती हुई और ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई। इनका रिजल्टेंट है E, ठीक।
अब E प्लस का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा E प्लस साइन थीटा वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा E माइनस साइन थीटा से। तो ये तो कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, यानी जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से होगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से होगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी EC इक्वल्स टू E प्लस प्लस E माइनस टाइम्स कॉस थीटा यानी कॉस 60। तो वैल्यू हमने सारी यूज कर दी, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 8 बाई 0.01 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ही ये है दी हुई है 0.01 मीटर। On solving we get electric field at C equals to 9 into 10 power 3 Newton per coulomb. So this is the method by which we can calculate the electric field at different positions from a dipole. I hope आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं ना। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से रिलेटेड है कि कोई लाइन चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और किसी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू है, तो उस लाइन चार्ज की चार्ज डेंसिटी निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी इनफाइनाइट लाइन वायर के लिए। मान लीजिए इनफाइनाइट लाइन वायर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है 2 सेंटीमीटर पर, हमसे कहा गया है इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। यही तो था। तो अब यहां पर देखिए हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 2 के लिए हमें फिर थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया, तो उससे ये हो गया ना, नीचे का फंक्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी पूरी वैल्यू जो है वो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू, आर की वैल्यू तो 2 सेंटीमीटर है दी हुई है, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 सारी वैल्यूज यूज करी और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 10 पावर माइनस 11 कूलम पर मीटर, और यही हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर ये भी काफी इजी क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर का है। तो डायमीटर दिया हुआ यानी हमें रेडियस भी दी हुई है, तो रेडियस दी हुई है तो यानी इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। अब डेंसिटी दी हुई है, चार्ज निकालना है, तो सही है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी को, हमें चार्ज पता चल जाएगा। और व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो इसके लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, देखते हैं। ओके, तो ये हमारा 2.4 मीटर डायमीटर था, रेडियस 1.2 मीटर हो गई, ठीक है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया था, माइक्रो को हमने कूलम में चेंज कर लिया, 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स एरिया 4 पाई और आर स्क्वायर यानी 1.2 टाइम्स 1.2। सारा सब कुछ सॉल्व किया, आंसर आ गया चार्ज क्यू इक्वल्स टू 1.4 मिली कूलम। ओके, अब निकालना है हमें फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से निकलने वाला, अगर उससे कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, एसोसिएटेड है, तो उस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से एसोसिएटेड चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो इसीलिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.54 इंटू 10 पावर माइनस 12 सॉल्व किया और हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल गई 1.6 वेबर। सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। दिस वन इज क्वाइट इजीएस्ट वन। इसमें है, हमसे कहा गया है कि किसी स्क्वायर में पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर 4 चार्जेस रखे हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, और जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का, उस पर कितना फोर्स लगेगा।
टोटल फोर्स निकालना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये भाई हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी पे -5, फिर पॉइंट सी पे फिर से 2 और पॉइंट डी पे -5। चलिए अब ये तो देखो पॉजिटिव चार्ज है ना 1 माइक्रोकूलम, है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, एफ जो फोर्स जो पॉइंट ए पर लगने वाला चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, यानी एफ ए इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अच्छा सी वाला भी पॉजिटिव है इसलिए वो भी इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो एफ सी इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए एफ सी और एफ ए ये दोनों पर ही जो चार्ज है क्यू वो सेम है, यानी Q1 की वैल्यू सेम है। ऐसे ही Q2 की वैल्यू दोनों के लिए 1 माइक्रोकूलम होगी। डिस्टेंस दोनों के लिए डायगोनल का हाफ, यानी डिस्टेंस भी सेम हो गई। तो इसका मतलब ये है, और दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, यानी एफ ए फोर्स एफ सी फोर्स को कैंसिल कर देगा, यानी एफ ए और एफ सी एक दूसरे के इक्वल तो है, जिसकी वैल्यू है 3.6 × 10⁻⁴, लेकिन एफ ए और एफ सी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट वेक्टर्स हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही फोर्स एट बी, फोर्स ड्यू टू बी, अब बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी बी इस 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो गया फोर्स। अब फोर्स डी एफ डी ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहां भी देखिए अब एफ बी और एफ डी ये दोनों भी इक्वल फोर्सेस हैं, जिनकी वैल्यू 9 × 10⁻⁴ न्यूटन निकलेगी, लेकिन दोनों ही वर्टिकली अपोजिट वेक्टर्स हैं। इसीलिए अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें, दैट इज नेट फोर्स F इक्वल्स टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर माइनस एफ सी माइनस एफ बी वेक्टर, दैट इज 0 न्यूटन। ये आपको ऑन लग रहा होगा, एक्चुअली ये न्यूटन लिखा हुआ है, 0 न्यूटन। ओके, so there is net force is 0 acting on this 1 coulomb charge placed at the center of the square. Okay, so this is also a very easy one. Now an electric dipole with the dipole moment 4 × 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. तो ठीक है, एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है 30 डिग्री एंगल के साथ, तो हमें टॉर्क निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है दैट इज टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसे ओपन करते थे तो हो जाता था टाउ इक्वल्स टू P sin थीटा n कैप। तो वही हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई थी, P भी हमें दिया हुआ था, एंगल भी हमें दिया हुआ है थीटा, तो यही हमने किया, PE sin थीटा। So PE sin थीटा n कैप, वैल्यू यूज करी 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁴ sin थीटा n कैप। और चूंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, आप देखिए इसमें पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल, इसीलिए हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला, जो कि आ गया 10 यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 5 4 जा 20, और जो कि sin 30 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी 5 की। सो द नेट आंसर इज 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। So I hope ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा that how we can calculate the torque acting on a dipole which is placed in a uniform magnetic field. अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं और आपको बता दूं, देखिए ये ना इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इसीलिए इस पर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में अगर प्लस QE लग रहा है, तो उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में भी माइनस QE लग रहा है, जिस वजह से इसने ट्रांसलेशनल मोशन ना करके रोटेशन मोशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टॉर्क इसमें क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ये सपोज किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता, उस केस में अगर मान लीजिए यहां पर E1 की वैल्यू E होती और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 होती, और E1 E2 से ज्यादा होता, तब ये रोटेशन मोशन नहीं करता, तब ये लीनियर मोशन करने लगता, ट्रांसलेशन मोशन करने लगता, और E2 की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल सेशन भी पिछले न्यूमेरिकल सेशन की तरह ही काफी इंटरेक्टिंग और इजी लगा होगा। तो ये जो कुछ हमने न्यूमेरिकल करे हैं अपने ये एक दो सेशन में, यही वो कुछ फंडामेंटल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपना कोई पर्सनल न्यूमेरिकल पूछना हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में मैं उस न्यूमेरिकल को एज अ सॉल्व सॉल्विंग फॉर्मेट में आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू लर्नर्स। Like the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.